कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज क्लास 10+2 लेक्चर नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ। पिछले लेक्चर में हमारे कुछ पॉइंट छूट गए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आज इस लेक्चर में उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप हर लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और जो भी चीज आपको सिखाई जाए उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ के आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ के अंदर हम आगे बढ़ सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की चीज। वो वक्त ही क्या है जिसमें हमारा दौर ना हो। वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की चीज, वो वक्त ही क्या है जिसमें हमारा दौर ना हो। तो इस बात ध्यान रखना, हर चीज छीन सकते हैं हम अपने वक्त से, बट हमारी काबिलियत और हमारी मेहनत में वो हौसले होने चाहिए जो हम आकाश छूने तक का भी दम रख सके। ओके, इसी के साथ मैंने एक छोटी ही पंक्ति जो दिल की गहराइयों से आपके जज्बात को, आपके जुनून को जगाने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन की है। एक बार और पढ़ देता हूं मैं, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है? आपकी आज गुवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। आपको आज सोने का मौका देगी। तो आपकी यहाँ पर क्या लिखा है? आपकी आज गुवाई हुई नींद कल आपको अच्छे सोने का मौका देगी, अच्छे से सोने का मौका देगी। जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इसको देखो, जो पंक्ति लिखी है काफी, इसका मतलब यदि गहराई से यदि पकड़ने की कोशिश करी जाओ तो बहुत बड़ी चीज है। आज जो तुम नींद गवा दोगे कल आप अच्छे से सो भी सकोगे। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, नाम से क्लियर था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको देसी भाषा में आप वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसको देसी भाषा में वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर लिख देता हूं वोल्टेज। ईएमएफ को किस नाम से जानते हैं आप? वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। यहां पर इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से ही क्लियर है। देखो, इलेक्ट्रो मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मूविंग करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, जो फोर्स सप्लाई किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? ईएमएफ या फिर उसकी वोल्टेज। बट ये तब वर्क करता है जब हमारा सेल क्या होता है? वर्क ना कर पा रहे हो। जब हमारा सेल वर्क ना कर पा रहा हो, उसके दौरान की जो वोल्टेज, जो पावर, जो फोर्स होता है, उसी को उसका ईएमएफ बोला जाता है। ओके, कैसे? एक डेली लाइफ में एग्जांपल के द्वारा इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास कोई भी वायर है और उस वायर का अंदर काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है नहीं। यो मैंने एक वायर मान लिया, इस वायर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा फोर्स लगा दूं कि इन इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन एक प्रॉपर हो जाए, मतलब ये मूवमेंट करना शुरू कर दे वन डायरेक्शनल के अंदर, एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। इसी को तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब ऐसी एक्स्ट्रा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया जाए, उसको मूवमेंट करवाने के लिए, उसी एक्स्ट्रा फोर्स को क्या बोला जाता है? ईएमएफ। क्या बोलते हो ना? ईएमएफ क्या बोला जाता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। नाम तक क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ये तब होता है जब हमारा सेल वर्क ना कर पा रहा हो। तो डेफिनेशन लिखिए इस चीज की। क्या होता है ईएमएफ या वोल्टेज? इट इज द पोटेंशियल ही है बेटा, यो एक पावर ही है। लिखो इट इज द potential difference between cathode and anode when cell is not work या फिर यूज। जब आप सेल को यूज ना कर रहे हो उसके दौरान जो पोटेंशियल का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है उसी को क्या बोला जाता है? ईएमएफ या फिर उसकी वोल्टेज बोलते हैं अपन। ओके, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड और एनोड व्हेन सेल इज नॉट वर्क। जब सेल हमारा काम ना कर पा रहा हो उसके दौरान में जो पोटेंशियल होता है okay, it is the potential difference between cathode and anode when cell is not work। जब हमारा सेल वर्क ना कर पा रहा, देखो क्या जब बात बताई, सेल वर्क ना कर पा रहा हो उसके दौरान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आप ईएमएफ या उसकी वोल्टेज बोला जाता है ना। एक स्पेसिफिक जो एग्जांपल हमने आपको यहां पर समझा था करेक्ट वही है। वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाने के लिए दिया जाता है, उसी फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दिया जाता है। वो स्ट्रोक है, बट उसका अंदर जो वोल्टेज है उसकी जो पावर है उनका अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल वर्क ना कर पा रहा है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ। उसका क्या कहलाता है? ईएमएफ। दूसरी खास बात और होती है इसकी ईएमएफ की दूसरी खास क्या बात होती है? दूसरी खास क्या बात होती है? जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का उसको एक डिवाइस से आप मेजरमेंट कर सकते हैं जिसको हम पोटेंशियोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? पोटेंशियोमेट्रिक। मतलब ईएमएफ कैन बी मेजर्ड, ईएमएफ कैन बी measured, EMF can be measured by पोटेंशियोमेट्रिक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमेट्रिक, उसकी हेल्प से आप किसी भी सेल का ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका तीसरा पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट, जो ईएमएफ होता है वो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है उस सेल की जितनी वो दे पा रहा है। तो क्या लिखोगे? ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज obtained from सेल तो जो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिलती है वही उसका क्या होता है? ईएमएफ देखने को मिलता है। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज obtained from the cell। ओके, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। ईएमएफ क्या होता है मैंने आपको बता दिया,
मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाने के लिए जो फोर्स दिया जाता है एक सेल के अंदर होता है, जब सेल हमारा वर्क ना कर पा रहा है उस टाइम उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब सेल वर्क ना कर पा रहा है उसी को उसका ईएमएफ या उसकी वोल्टेज कहा जाता है ना। ईएमएफ को पोटेंशियोमेट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरी खास क्या बात बताती है कि ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज होती है उस सेल की, क्या बात कर रहे हैं ना, EMF is the maximum voltage which is obtained from the cell, जिस सेल तक आप उसकी वोल्टेज ऑब्टेन करते हो आप, वो उसका EMF होता है, मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम वही है। और एक पॉइंट और नोट करो कि EMF जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेडी करंट के लिए। EMF आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा स्टेडी करंट, पढ़ा ना, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट है ना, इसके EMF इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। EMF इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। स्टेडी करंट आपने पढ़ा क्या होता है, स्टेडी करंट बेटा एक कांस्टेंट चार्ज फ्लो होता है, एक कांस्टेंट चार्ज फ्लो होता है, उसके दौरान जो करंट फ्लो बनता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका स्टेडी करंट। मतलब कैसे, एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास एक वायर है, ध्यान से समझना स्टेडी करंट को। इस वायर पे एक पॉइंट मैंने मेंशन कर लिया है, ए पॉइंट, ये टी टाइम का ऊपर। आपको पता है करंट कैसे निकालते हैं, I is equal to the Q by T। एक दिए गए टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उसका करंट होता है, टोटल चार्ज फ्लो पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, अपन करंट बोलते हैं। तो मान ले एक दिए गए पॉइंट पर है, ध्यान रखना, एक दिए गए पॉइंट को ऊपर है 2 वोल्टेज का चार्ज फ्लो करवा दिया आपने, या 2 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, ध्यान रखना ये बात। एक दिए गए पॉइंट के ऊपर t टाइम पे 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया, उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर उसके नेक्स्ट सेकंड में, इसको एक बार ऐसे बोल देता हूं, ध्यान रखना। स्टेडी करंट क्या होता है, वैसे पूरी डिटेल आप फिजिक्स में डील करोगे, मैं कॉमनली इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है इस पॉइंट पर। मेरे पास एक वायर है और इस वायर में एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो नेक्स्ट अगली सेकंड में भी एक ही कूलम चार्ज फ्लो होगा, उससे नेक्स्ट सेकंड में भी एक ही कूलम चार्ज फ्लो होगा। एक कांस्टेंट चार्ज को फ्लो कर रहा है पर सेकंड, उसी को क्या बोला जाता है, उसका स्टेडी करंट बोलते हैं। ओके, मतलब एक चार्ज कांस्टेंट रहता है पर सेकंड, वो उसका स्टेडी करंट होता है। जो इसके लिए रिस्पांसिबल कौन हमारा, EMF। कौन रिस्पांसिबल इसके लिए हमारा, EMF। पता चल गया EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ई सेल के नाम से भी जानते हैं आप, इसको किस नाम से जानते हैं आप, ई सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको निकाला कैसे जाता है, देखो आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरीके से हम निकाल पाते हैं, इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। किसी सेल का EMF और उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो EMF या फिर E सेल इज इक्वल टू दी, फॉर्मूला क्या है, E कैथोड माइनस में E एनोड, E कैथोड माइनस में E एनोड। तो सेल पोटेंशियल का और EMF को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आपकी बुक में मेंशन किया गया है, इसको नोट करना है। इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके में क्या होता है। इसी के साथ स्टार्ट करने से पहले देखो, कैलकुलेशन करने से पहले, EMF का कैलकुलेशन करने से पहले हम कुछ पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी सीख लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और EMF के अंदर। वो क्या डिफरेंस है, यहां पर मैं लिख देता हूं,
क्लियर? ईएमएफ इस तरीके से इस सेल का पोटेंशियल इस तरीके से निकाला जाता है। और जब कभी स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी चीज का ईएमएफ निकालना पड़ता है तो कैसे निकालेंगे? पर स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल नोट इज इक्वल टू दी ई कैथोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस में ई एनोड एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन। ये फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको बता चुका हूं क्या होती है। टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए। उसका सेल का अंदर जो कंसंट्रेशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वह 1 मोलर होनी चाहिए। यदि कोई भी गैस वहां पर वर्क कर रही है तो उस गैस का जो प्रेशर होता है वो 1 बार होना चाहिए। इस कंडीशन के ऊपर जो सेल का ईएमएफ हम निकालते हैं उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं, सेल पोटेंशियल उसको बोला जाता है। इस बात को ओके, जितनी बात मैं बोलता हूं ये कॉपी पर नोट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, चाहे मैं यहाँ पर लिखूं या ना लिखूं, मैं आपको बोलकर बता रहा हूं। हर बात जो मैं बोलता हूं वही एग्जाम में आती है, इस बात को ध्यान रखना। मेरा हर लफ्ज आपकी कॉपी पर होना बहुत जरूरी है। तो फिर पोटेंशियल क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है हमारा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वही है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस। हम आपको बता था पिछली वीडियो में, है ना? पिछली वीडियो में यह बात मैं क्लियर कर चुका हूं। बट यो फर्क है जब हमारा सेल वर्क कर पा रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं। अब इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, नोट करो मेरी बात। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज वर्क। जब सेल वर्क कर पा रहा है उसके दौरान जो एनोड कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो चार्ज सेपरेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, मैंने पिछले लेक्चर में यह बात बताई थी आपको, उसी को क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोला जाता है। दूसरी खास क्या बात होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? दूसरे पॉइंट क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? लिखो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया है यहाँ पर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार तो देखो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था तो क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहूं आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहन सेल इज वर्क, जब आपका सेल वर्क कर रहा है तब। एवं तब था जब सेल वर्क नहीं कर रहा था, और पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब हमारा सेल वर्क कर रहा है। इस बात को देखो। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं आप वोल्टमीटर की हेल्प से। तो आप लिखो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजरमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी measured by वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की हेल्प से इसको आप निकाल सकते हो। मतलब पोटेंशियल को किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है बेटा? वोल्टमीटर की हेल्प से। तो किसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं आप? वोल्टमीटर की हेल्प से इसको मापा जा सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट कि किसी भी आप सेल का पोटेंशियल को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर तो सका, उसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड सेल बनाना पड़ेगा, मैं कर तो देंगे हम, लेकिन आप सेल का निकालने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस का यूज करना पड़ता है अपन। ऐसा नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, कर तो सकते हैं, बट आप सेल का विदाउट एक स्पेसिफिक सेल का यूज करके हम उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह बात रखना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? मतलब
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द हाफ सेल कैन नॉट बी कैलकुलेट। लिखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाफ सेल कांट कैलकुलेट इट। आप उसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाफ सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब है, देखो मैं आपको बता देता हूं, मान मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल करा है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो जो फिल करा है इसके अंदर, इसका अंदर मैंने मेटल का इलेक्ट्रोड डाल रखा है, मान लीजिए जिंक का, जिंक है, उसी का रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। इलेक्ट्रो पोटेंशियल मैंने आपको बताया या जिंक और ऑक्सीडाइज में उसका रिड्यूस भी हो सकती है ना। जब यह ऑक्सीडाइज हो है तो यहां पर क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव आता है और नेगेटिव चार्ज कहां पर क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर बनता है सॉल्यूशन में, और नेगेटिव चार्ज कहां पर क्रिएट होता है, रोड के ऊपर। कहां पर क्रिएट होता है, रोड के ऊपर। इनके बीच का पोटेंशियल जो पावर जो थी उसी को अपन इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं। तो अपन यो हमारा एक हाफ सेल है, मतलब एक मान लीजिए ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑक्सीडाइज हो गया। इस हाफ सेल का पोटेंशियल हम अकेले कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो हाफ सेल है सिर्फ इसका हाफ ऑक्सीडेशन होना है, तो इस चीज का यहां पर जो पोटेंशियल बनता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से हाफ सेल के अंदर जो पोटेंशियल बनता है तो उस चीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते विदाउट किसी स्पेसिफाइड सेल का यूज किए बिना, अकेले से नहीं कर सकते आप। ये बात मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर तो एक पावर बनती है ना, एक पावर बनती है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, लेकिन हम हाफ सेल का नहीं बता सकते, किसी भी हाफ सेल का नहीं बता सकते अपन बिना किसी डिवाइस का यूज किए। इसके साथ अपन एक SHE एक सेल डिजाइन करना पड़ता है इसकी पोटेंशियल को बताने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम क्लियर करेंगे। ओके, इतना ध्यान रखना आपने। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। याद के लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लास 10+1 थर्मोडायनामिक्स में हमने आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बड़ी बारीकी से समझाया था। याद करो, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिपेंड नहीं करती है। आप कितना भी इसका अमाउंट बढ़ा लो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। एक एग्जांपल देता हूं किस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ध्यान देना, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, Zn ले लिया मैंने, Zn। ओके, जो Zn है 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसे Zn बनता है। रिडक्शन केस में ले लिया मैंने, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, जो E नोट वैल्यू जो होती है, इसकी E नोट जो वैल्यू होती है वो कहां से आती है, मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। ये बात कैलकुलेशन इनका करवाऊंगा मैं, कहां से ये वैल्यू निकल कर आती है, तो वह होती है लगभग -0.76 वोल्ट। कितनी होती है, -0.76 वोल्ट इतनी होती है। रिडक्शन के केस में जिंक की जो पोटेंशियल वैल्यू देखने को मिलती है अपन -0.76 वोल्ट होती है। अब तो देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, Zn बना रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो Zn बना रहा है। आप इसका मतलब रिडक्शन के ऑक्सीडेशन केस में भी ले सकते हो, पता जो को सरल मतलब रिडक्शन केस में ले ली, बट यह वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, मैं चलो ऑक्सीडेशन के केस में लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका ऑक्सीडेशन होता है तब ताकि आपको जलना हो, तो इसमें कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो ले लिया। ऑक्सीडेशन में
इसकी जो ई नोट वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है बेटा प्लस 0.76 वोल्ट हो जाती है। या एसआरपी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है हमारी, या हमारी ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू होती है, एसओपी वैल्यू होती है। बताओ क्या होती है? या तो एसआरपी वैल्यू होती है हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, या हमारी एसओपी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है हमारे यहाँ। ओके, मेरी बात आगे सुनना, मैं प्रूव करने जा रहा हूं, इस चीज को बताने जा रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ही ना करती है। ओके, यो केस है। अब तो देखो एक जिनका एटम 2 जन 2 पॉजिटिव चार्ज देता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब मैंने इसका अमाउंट बढ़ा दिया जावे, जब मैंने इसका अमाउंट बढ़ा दूं, मतलब इसका 2 जिन कर दिया, जन 2 कर दिया तो ये क्या होगा? इसमें बदल जाएगा जन 2 पॉजिटिव 2 है ना। और एक जिन 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हमारे पास यहां पर जिन कितने हैं? 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा? 4। अब तो मैंने इसका अमाउंट इंक्रीज कर दिया। अब भी इसकी पोटेंशियल जो वैल्यू होती है, इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो 0.76 वोल्ट ही पाई जाती है प्लस की। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका कंटेंट बढ़ाने पर भी, इसका अमाउंट बढ़ाने पर भी उसकी पोटेंशियल वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और किसी चीज को मैंने क्या कहा था? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ना करे। तो याद रख लेना पोटेंशियल डिफरेंस हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, वोल्टमीटर के आते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक बात और नोट करना, मतलब ये जो स्टैटिक करंट मैंने आपको बताया था इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पांसिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर द स्टैटिक करंट। इसी के अंदर लिखना है, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैटिक करंट के लिए रिस्पांसिबल नहीं होता है। और उसकी जो वोल्टेज होती है उसकी मैक्सिमम वोल्टेज से भी कम मिलता है। एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट और लिखना इसके बारे में। देखो, it is the less than the maximum voltage. It is the less than the maximum voltage. जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैक्सिमम वोल्टेज उससे लेस वोल्टेज देखने को मिलती है अपन। क्लियर? ये इसके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो मैंने आपको बताई है। इन चीजों को नीट के अंदर, जेईई के अंदर भी इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो किसकी हो जाता है ना? तो नीचे ऑप्शन दे देते हैं, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। उससे डिपेंडेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसके लिए नोट इट डाउन। शायद आपको ना दिख रही हो ना, तो यह वैल्यू मैं इस साइड में लिख देता हूं। देखो यह वैल्यू अब भी यह जो केमिकल रिएक्शन जो मैंने यहां पे लिखी है इसकी ई नोट वैल्यू चेंज नहीं होती। अब भी ई नोट वैल्यू कितनी रहती है इसकी? प्लस 0.76 वोल्ट ही रहती है। यह बात रखना। हो सकता है एक क्लियर ना आ पा रही हो वैल्यू, तो मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। ओके, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। एक एसआरपी, दूसरा एसओपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसआरपी क्या होती है? जब स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जब किसी सेल का रिडक्शन होता है उसके दौरान जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए हमारी। तब भी किसी भी सेल का ऑक्सीडेशन, जब किसी सेल का अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसके दौरान जो पोटेंशियल या डिफरेंस होता है, जब भी रोड ऑक्सीडाइज होती है हाफ सेल के अंदर, है ना, उसके दौरान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको एसओपी बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन पैदा होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन ही होनी चाहिए यहां पर। स्टैंडर्ड कंडीशन में बार-बार मैं आपको बता चुका हूं, यदि गैस है तो 1 बार प्रेशर होना चाहिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर होना चाहिए, और यहां का जो टेंपरेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए इस कंडीशन के ऊपर।
हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना इसी के अंदर, इनकी डेफिनेशन में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपने। एक पॉइंट लिख लेना, यदि कोई भी वैल्यू, यदि किसी की कोई भी वैल्यू, यदि न्यूमेरिकल, एक बात करता हूं, यदि कोई भी वैल्यू यदि मेंशन ना की हो तो आपने न्यूमेरिकल पोर्शन में एसआरपी वैल्यू ही लेके चलनी है। कुछ स्पेसिफाई ना करी हो तो आपने एसआरपी वैल्यू ही लेके चलनी है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल पोर्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान देना। मान ले किसी की मैं बोल दूं भाई एसआरपी वैल्यू फॉर जी के लिए एसआरपी वैल्यू कितनी होती है, ई नोट जो वैल्यू होती है जी खातिर कितनी होती है, माइनस के 0.76 वोल्ट होती है। ओके, और एसओपी वैल्यू जस्ट अपोजिट कितने होगी, ई नोट इज इक्वल टू दी प्लस 0.76 वोल्ट। मतलब क्या है, एसआरपी वैल्यू इज इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ दी एसओपी वैल्यू। ऐसे बोल सकते हो, एसआरपी वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, एसआरपी वैल्यू इज इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ एसओपी वैल्यू। एसआरपी वैल्यू किसी की पॉजिटिव है तो उसकी एसओपी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और किसी की एसओपी वैल्यू पॉजिटिव है उसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एसआरपी वैल्यू दी गई है किसकी, जी की, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये मान ले अब इसकी एसओपी वैल्यू कितनी है, प्लस 0.76 वोल्ट है। इमाम बोल दो भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है आयरन के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0.52 माइनस के इतना बोल दिया मैंने मैंने मान लिया भाई आयरन के लिए 0.52 वोल्ट है आयरन के लिए। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में इस वैल्यू को आप के मान कर चलोगे, जब कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं की हो तो इन वैल्यू के मान में चलोगे, आप एसआरपी वैल्यू ही लेकर चलोगे। जब कोई चीज आपको मेंशन करके ना दी हो तो वहां पर आपने इस वैल्यू को एसआरपी वैल्यू ही लेकर चलनी है। इस बात को ध्यान रखना न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो इस बात को ध्यान लिखो, एक बात मेरी इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड that E naught value is taken as SRP. If nothing is specified, then E naught value is taken as SRP. अरे इस चीज का एग्जांपल मैंने आपको समझाया, SRP वैल्यू पर ही लेकर चलनी है ये चीज। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये थे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो बड़े काम आएंगे। हम इस सेल का ईएमएफ भी बताएंगे, उसका सेल पोटेंशियल भी निकालेंगे। सेल पोटेंशियल ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ई कैथोड माइनस में ई एनोड। नेक्स्ट लेक्चर में इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। और ये जो वैल्यू लेकर आ रहे हैं, किसी की 0.76 वोल्ट लिया है, ऊपर की 0.34 वोल्ट होते हैं, कहां से कैसे आती है, इन चीज का कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय भारत माता।